हेलो एवरीवन। कानून की किताब यूट्यूब चैनल के इस शानदार एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप जुडिशरी या लॉ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो विशेष रूप से कानून की किताब यूट्यूब चैनल के लिए क्रिएट किया गया है। आज हम इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 यानी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उत्तराधिकार की इस पूरी लीगल जर्नी को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एग्जाम के नजरिए से चीजों को आसान बनाने के लिए हमने इस पूरे एक्ट को 5 लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस। दूसरा, डोमिसाइल और कंसाइग्विनिटी। तीसरा, इनटेस्टेट सक्सेशन। चौथा, टेस्टामेंट्री सक्सेशन। और पांचवा, लेगेसीज और एडेम्पशन। इस तरह से ब्रेकडाउन करके पढ़ने से न सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे बल्कि एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स भी स्कोर कर पाएंगे। तो आइए अपने पहले मॉड्यूल से शुरुआत करते हैं, जो है इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस यानी परिचय और परिभाषाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी एक्ट का बेस उसकी डेफिनेशंस में ही छिपा होता है, और सेक्शन 2 की डेफिनेशंस तो प्रीलिम्स एग्जाम्स का ऑल टाइम फेवरेट टारगेट रही हैं। सेक्शन 2 के अंदर 4 ऐसे टर्म्स हैं जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासक। ये वो व्यक्ति है जिसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉइंट करती है, खासकर तब जब कोई एग्जीक्यूटर नहीं होता। दूसरा है कॉडिसील या क्रोध पत्र। आसान भाषा में कहें तो ये विल से जुड़ा एक ऐसा सप्लीमेंट है जो उसमें कुछ जोड़ता या बदलता है, और इसे विल का ही पार्ट माना जाता है। अब तीसरा और सबसे क्रूशियल डिफरेंस, एग्जीक्यूटर या निष्पादक वो है जिसे मरने वाले ने खुद अपनी वसीयत में अपॉइंट किया हो, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कोर्ट द्वारा नियुक्त होता है। और लास्ट में है प्रोबेट, जो असल में एक सक्षम न्यायालय द्वारा सर्टिफाइड विल की कॉपी होती है। इन बेसिक्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं एक्ट के पार्ट 2 और पार्ट 4 की तरफ, जहां हम अधिवास यानी डोमिसाइल और समरक्तता यानी कंसैंग्विनिटी को समझेंगे। बेसिकली यहीं से तय होता है कि ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा और ब्लड रिलेशंस को लीगली कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सेक्शन 5 के रूल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंडिया में मौजूद इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति का सक्सेशन पूरी तरह से इंडियन लॉ से गवर्न होगा, चाहे इंसान का डोमिसाइल कहीं भी हो। लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल संपत्ति के केस में उस देश का कानून लगेगा जहां डेथ के टाइम उस व्यक्ति का डोमिसाइल था। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक अंग्रेज है जिसका डोमिसाइल फ्रांस में है, लेकिन उसकी डेथ इंडिया में हो जाती है। अब अगर इंडिया में उसकी कोई अचल संपत्ति है तो उस पर इंडियन लॉ अप्लाई होगा, लेकिन उसकी चल संपत्ति पर फ्रांस का कानून लगेगा। है ना बिल्कुल सिंपल और स्कोरिंग पॉइंट। अब पार्ट 4 के अंदर ये देखते हैं कि डिग्रीज ऑफ किंड्रेड यानी ब्लड रिलेशंस कैसे काउंट होते हैं। इसमें असेंडिंग लाइन जैसे पिता दादा और डिसेंडिंग लाइन जैसे बेटा पोता गिने जाते हैं। लेकिन जो पॉइंट एग्जामिनर का सबसे फेवरेट है वो है सेक्शन 27। सक्सेशन के पर्पस के लिए फुल ब्लड यानी सगे भाई और हाफ ब्लड यानी सौतेले भाई के बीच कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया गया है। लॉ की नज़र में दोनों इक्वली रिलेटेड माने जाते हैं। इसे ज़रूर हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अपनी इस लीगल जर्नी के तीसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव पर चलते हैं, रूल्स ऑफ इंटेस्टेट सक्सेशन यानी निर्वसीयत उत्तराधिकार के नियम। सीधे शब्दों में कहें तो पार्ट 5 हमें बताता है कि जब कोई व्यक्ति बिना कोई लीगल विल बनाए गुजर जाता है तब उसकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के जो ये फ्रैक्शंस हैं ये लिटरली रटे होने चाहिए। सेक्शन 32 और 33 साफ कहते हैं कि अगर मृतक के लीनियल डिसेंडेंट्स यानी सीधे वंशज मौजूद हैं तो विडो या विधवा को प्रॉपर्टी का 1/3 यानी 1/3 हिस्सा मिलेगा और बचा हुआ 2/3 उन डिसेंडेंट्स में बटेगा। लेकिन अगर सीधे वंशज नहीं हैं और सिर्फ बाकी किंड्रेड यानी संबंधी हैं, तब विडो का शेयर बढ़कर आधा हो जाएगा और बाकी का आधा हिस्सा उन संबंधियों को मिलेगा। ये कैलकुलेशन बहुत क्रूशियल है। अब इस पर्टिकुलर फिगर पर ध्यान दीजिए, 5,000 रुपए। सेक्शन 33A एक बड़ा ही स्पेशल प्रोविजन देता है। अगर मरने वाले की सिर्फ विडो है, कोई सीधा वंशज नहीं है और पूरी प्रॉपर्टी की नेट वैल्यू 5,000 रुपए से ज़्यादा नहीं है, तो वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी विडो को चली जाएगी। लेकिन अगर वैल्यू इससे ज़्यादा है तो पहले विडो को 5,000 रुपए दिए जाएंगे और फिर जो भी बचेगा उसका बंटवारा सेक्शन 33 के नॉर्मल रूल्स के हिसाब से होगा। लॉ स्टूडेंट्स इस फिगर को दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए।
तो क्या हम टेस्टामेंट्री सक्सेशन के कॉम्प्लेक्स रूल्स में डाइव इन करने के लिए तैयार हैं? आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिमाइंडर, ये एक्सक्लूसिव एक्सप्लेनर वीडियो कानून की किताब यूट्यूब चैनल के लिए क्रिएट किया गया है। अगर आपको ये एग्जाम प्रेप सेशन हेल्पफुल लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए कानून की किताब चैनल को सब्सक्राइब करें। कर दिया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा मॉड्यूल है टेस्टामेंट्री सक्सेशन यानी वसीयती उत्तराधिकार। पार्ट 6 में हम उन लीगल रियलिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे जब कोई व्यक्ति एक वैलिड विल छोड़कर जाता है। जुडिशरी मेंस के लिए ये सबसे ज़्यादा वेटेज वाला एरिया है। सेक्शन 59 की लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर है। हर वो व्यक्ति जो साउंड माइंड का है और माइनर नहीं है वो विल के जरिए अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज कर सकता है। लेकिन इसकी इलस्ट्रेशन इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति डेफ या डम्ब है, यानी सुन या बोल नहीं सकता, लेकिन अगर उसे इस बात की समझ है कि वो क्या कर रहा है और विल का लीगल इम्पैक्ट क्या होगा, तो वो लीगली विल बनाने के लिए पूरी तरह केपेबल है। इससे एक बात साबित होती है कि लॉ फिजिकल डिसेबिलिटी से ज़्यादा मेंटल कैपेसिटी पर फोकस करता है। अब डिफरेंस समझिए प्रिविलेज्ड विल्स और अनप्रिविलेज्ड विल्स के बीच। नॉर्मल विल्स के एग्जीक्यूशन के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, प्रॉपर सिग्नेचर और अटेस्टेशन चाहिए। लेकिन सेक्शन 65 के अंडर अगर कोई सोल्जर, एयरमैन या मैरिनर किसी एक्टिव एक्सपीडिशन पर हैं तो उन्हें प्रिविलेज्ड विल बनाने का अधिकार है। ये विल ओरल भी हो सकती है या बिना विटनेस के सिर्फ उनके हाथ से लिखी हुई भी। बेसिकली उनके प्रोफेशन के एक्सट्रीम रिस्क को देखते हुए लॉ ने उन्हें ये खास रिलैक्सेशन दिया है। अब फटाफट उन सिनारियोज पर नजर डालते हैं जहां एक बीक्वेस्ट यानी वसीयत वॉइड या शून्य हो जाती है। सेक्शन 112 से 114 तक इसके रूल्स हैं। मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी किसी ऐसे इंसान के नाम कर दी जो आपकी डेथ के वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर किसी अनबॉर्न पर्सन को कोई प्रायर इंटरेस्ट के साथ प्रॉपर्टी दी लेकिन उसे पूरी बची हुई प्रॉपर्टी का राइट नहीं दिया। ऐसे केसेस में वो बीक्वेस्ट सीधा वॉइड डिक्लेयर कर दी जाती है। और अब हम एंटर कर रहे हैं इस एक्सप्लेनर के फाइनल और सबसे एडवांस्ड स्टेज में, लेगेसीज और एडेम्पशन। यही वो कॉम्प्लेक्स डॉक्ट्रिन्स हैं जो जुडिशरी मेंस में एक एवरेज और एक टॉप टियर कैंडिडेट के बीच का डिफरेंस तय करते हैं। सो पे अटेंशन हियर। सेक्शन 119 के तहत वेस्टिंग ऑफ लेगेसीज को जरा इस टाइमलाइन से समझते हैं। विल की डेट, डेथ की डेट और हकदार होने की डेट। यहां कैच ये है कि भले ही प्रॉपर्टी का एक्चुअल पोजेशन यानी कब्जा बाद में मिले, लेकिन आपका लीगल राइट जनरली टेस्टेटर की डेथ होते ही वेस्ट हो जाता है, यानी निहित हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर विल कहती है कि प्रॉपर्टी 18 साल की उम्र में मिलेगी तो लीगल राइट तो डेथ पर ही क्रिएट हो गया, बस एक्चुअल पोजेशन आपको 18 साल की उम्र में मिलेगा। अब इन दो टर्म्स का डिफरेंस देखिए। सेक्शन 142 बात करता है स्पेसिफिक लेगेसी की। जैसे मैंने कहा मेरी डायमंड रिंग, ये एक पर्टिकुलर आइटम है। वही सेक्शन 150 में है डेमोन्स्ट्रेटिव लेगेसी, जहां एक स्पेसिफिक फंड की बात होती है। जैसे मेरे रामनगर वाले एस्टेट से 10,000 रुपए। फर्क क्या है? अगर रामनगर का एस्टेट खत्म भी हो गया तो भी वो 10,000 रुपए जनरल एसेट से निकाल कर दिए जाएंगे। लेकिन स्पेसिफिक लेगेसी में अगर वो डायमंड रिंग ही नहीं रही तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। और यही लॉजिक हमें लेकर आता है अगले डॉक्ट्रिन पर, जो है एडेम्पशन या वसीयत का विखंडन, जो सेक्शन 152 में डिफाइंड है। एडेम्पशन का सिंपल मतलब है लेगेसी का फेल हो जाना। इसे क्लासिक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने विल में अपनी एक गोल्ड चेन किसी को दी, लेकिन मरने से पहले उसने उस चेन को पिघलाकर एक कप बनवा लिया। अब क्योंकि वो ओरिजिनल आइटम यानी वो सोने की चेन अपने पुराने फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो लेगेसी अडीम हो जाएगी, विखंडित हो जाएगी और बेनिफिशियरी को वो कप नहीं मिलेगा। बहुत ही ब्रिलियंट लीगल कॉन्सेप्ट है ये। तो ये थी डेथ के बाद प्रॉपर्टी की एक इनक्रेडिबल लीगल जर्नी। डोमिसाइल के रूल से लेकर अडेम्पशन के डॉक्ट्रिन्स तक हमने इंडियन सक्सेशन एक्ट के सबसे वाइटल एस्पेक्ट्स को डीकोड किया है। यकीन मानिए इन स्पेसिफिक सेक्शंस, फ्रैक्शंस और इलस्ट्रेशंस पर कमांड हासिल करना आपको लॉ एग्जाम्स में मैक्सिमम स्कोर करने में जबरदस्त हेल्प करेगा। सक्सेशन लॉ जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स को मास्टर करने के लिए कंसिस्टेंट रिवीजन बहुत जरूरी है। एक बार फिर याद दिला दें, ये वीडियो स्पेशली कानून की किताब यूट्यूब चैनल के लिए क्रिएट किया गया है। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो अभी कानून की किताब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। आप लॉ के किस टॉपिक पर अगला एक्सप्लेनर देखना चाहते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनर में। कीप लर्निंग।